वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ में उसका लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, टर्मिनोलॉजीज, फॉर्मेट्स एंड कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले हमें ये देखना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ या एनएफपीज़ होती क्या हैं। तो एनएफपीज़ का कॉन्सेप्ट ये है कि इनका पर्पज़ ये होता है कि इन्हें प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता, बल्कि मकसद वेलफेयर होती है, पब्लिक इंटरेस्ट होता है एट लार्ज, या अपने मेंबर्स का स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक जो चैरिटी है तो वो जनरल पब्लिक की वेलफेयर के लिए बनती है। अगर इसी तरह एक स्पोर्ट्स क्लब है तो उस क्लब के जितने मेंबर्स हैं उनके जो बेनिफिट के लिए बनती है कि उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। तो इसका जो अल्टीमेट मकसद होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि प्रॉफिट अर्न करने के अलावा और पर्पसेज होते हैं जो कि वेलफेयर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं और अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को पूरा करना भी हो सकता है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल्स लें तो देयर में भी क्लब्स, स्पोर्ट्स क्लब, बिजनेस क्लब्स वगैरह, एसोसिएशंस हैं जैसे स्टूडेंट्स की, एम्प्लॉयज़ की, या ट्रेड एसोसिएशंस, वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, ट्रस्ट्स हैं जैसे मेमोरियल ट्रस्ट होते हैं, ये वेलफेयर ट्रस्ट होते हैं, एनजीओज़ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटी का काम कर रही होती हैं, हॉस्पिटल्स हैं। वंस अगेन हॉस्पिटल्स जो हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो मोस्टली प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं, तो वो तो नॉर्मल अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे होते हैं, जबकि ऐसे हॉस्पिटल्स जो चैरिटी के तौर पे काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स के तौर पे काम कर रहे हैं, वो फिर जो है नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ के कॉन्सेप्ट में आते हैं। और चैरिटीज़ भी ऑब्वियसली नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ होती हैं। इसके बाद हमें टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस समझना है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड और जो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ हैं, इनमें टर्मिनोलॉजी का क्या डिफरेंस है। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड में हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। नॉट फॉर प्रॉफिट में ये टर्म यूज़ नहीं होती, इसकी जगह टर्म यूज़ होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी तरीके से प्रॉफिट ओरिएंटेड में हम वर्ड इक्विटी, कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन जो नॉट फॉर प्रॉफिट है उसमें वर्ड प्रॉफिट को यूज़ करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इसलिए वर्ड जनरल फंड, एक्यूमुलेटेड फंड या एक्यूमुलेटेड सरप्लस का वर्ड कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसी तरह शेयर प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व्स की जगह बाज़ बहुत ही कम होते हैं, लेकिन समटाइम्स स्पेशल फंड्स होते हैं तो वो भी इक्विटी का पार्ट बना दिए जाते हैं, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट में वर्ड इक्विटी भी कॉमनली यूज़ नहीं होता। उसके बजाय वर्ड फंड या फाइनांस्ड बाय के जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ से फाइनेंस हो रही हैं उसको मेंशन किया जाता है। नेट प्रॉफिट की जगह वर्ड सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यूज होता है। इसी तरह नेट लॉस के बजाय वर्ड डेफिसिट या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम यूज होता है, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो डेफिसिट और इनकम ज़्यादा होगी तो सरप्लस। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत सारी जो छोटी होती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती हैं और इसके अलावा अकाउंटिंग नहीं कर रही होती हैं। और जो बड़ी भी होती हैं वो बाज़ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाती हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली है क्या, ये सिंपली कैश बुक की समरी है कि एक ख़ास पीरियड में कैश में जो ट्रांजेक्शन हुई हैं उनको समरी फॉर्म में अगर बना दिया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये टी अकाउंट फॉर्म में भी बन जाता है। तो इसमें एक साइड पर हम रिसीट्स मेंशन करते हैं, तो जिस जिस चीज़ से हमारे पास रिसीट्स आई होती हैं उसको मेंशन कर दी जाती हैं, जस्ट लाइक कैश बुक। और फिर पेमेंट्स को मेंशन कर दिया जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश भी हम मेंशन करते हैं और दोनों साइड्स का टोटल कर देते हैं, जो कि टैली होने से फिर कंफर्मेशन भी मिल जाती है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, जिसमें हम ओपनिंग बैलेंस के बाद रिसीट्स, फिर पेमेंट्स और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये कैश बेसिस पर बनता है, क्योंकि ये कैश बुक की ही समरी है किस्म की। और इसके अंदर रेवेन्यू आइटम्स और कैपिटल आइटम्स दोनों शामिल होते हैं। यानी अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट परचेज किया है तो वो भी पेमेंट में आ रहा होगा, अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किए हैं तो वो भी पेमेंट में आ रहे होंगे। इसी तरह अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो वो भी रिसीट्स में आ रहा होगा। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म रजिस्ट्रेशन फीस लिया है तो वो भी रिसीट्स में आ रही होगी। और अगर आपने कोई रूटीन की डोनेशन, सब्सक्रिप्शन टाइप इनकम लिया है तो वो भी आ रही होगी। नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द स्पेसिफिक पीरियड एंडेड बनता है। इसके अंदर सिंपली जिस तरह से इसका नाम है, तो एक हमारा जो एरिया है वो है इनकम का। तो इनकम्स को सिंपली लिस्ट कर देते हैं और लिस्ट करने के बाद उन इनकम्स का टोटल कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं जो रेलिवेंट इनकम होती हैं उनमें से उनके रेलिवेंट एक्सपेंस वहीं पर लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये टूर्नामेंट की इनकम में से प्राइज इन टूर्नामेंट को लेस कर दिया है। तो जब हमारे पास इनकम्स का टोटल आ जाता है तो फिर हम एक्सपेंडिचर्स का सेक्शन बनाते हैं और सारे एक्सपेंडिचर्स को लिस्ट कर देते हैं। और एक्सपेंडिचर्स का टोटल करने के बाद इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है वो सरप्लस के तौर पर शो होता है, और अगर नेगेटिव में आंसर आए तो फिर हम उसे डेफिसिट कहते हैं।
इसमें जिन बातों का ख्याल रखना है उसमें ये कि ये एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग होती है, ये जस्ट लाइक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, बस टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है कि हम सरप्लस या डेफिसिट का वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि ये एंटिटीज प्रॉफिट के लिए ऑपरेट नहीं कर रही होती, और इसमें सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस शामिल होते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस की तरह का ही आइटम है, लेकिन सिंपली ये नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज के लिए बनता है। नेक्स्ट, सरप्लस और डेफिसिट फ्रॉम रनिंग एंड ऑपरेशन। तो कुछ जो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज होती हैं वो बाज़ कुछ ट्रेडिंग या ऑपरेशंस भी कर रही होती हैं, जैसे उनकी मर्चेंडाइज शॉप होगी, कॉफ़ी शॉप होगी, कैंटीन होगी। मकसद उसका जो है वो कोई अलग से ऑपरेशंस करना नहीं होता, उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि थोड़ी सी कुछ इनकम हो जाए, जिससे जो मेन पर्पज़ है एनएफपी का वो सपोर्ट हो जाए। तो समटाइम्स स्पोर्ट्स क्लब जो है वो कैंटीन भी एक ऑपरेट करते हैं। वो कैंटीन ऑपरेट करने का बेसिक मकसद कोई उनका फूड सेक्टर के अंदर ऑपरेट करना नहीं होता। एक तो ये होता है कि जो उनके मेंबर्स हैं उनको एक फैसिलिटी मिल जाए, और थोड़ी सी जो वहाँ से इनकम होगी वो फिर जो उनका स्पोर्ट्स के ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा करने में भी उनके काम आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं, और उसको फिर हम अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट का इनकम और लॉस होता है जो नेट, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक लाइन आइटम के तौर पे प्रेजेंट कर देते हैं। सो इसका जो फॉर्मेट है वो टिपिकली सेल से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट तक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वैसा बनेगा। तो सेल्स, अगर कोई सेल रिटर्न है तो वो लेस कर देंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कोई स्पेसिफिक एक्सपेंसेस हों तो वो भी इसी में से हम रेलिवेंट लेस कर देते हैं। इसी तरीके से बाजू का सरप्लस और डेफिसिट फ्रॉम रनिंग एन इवेंट हो सकता है कि एक जो चैरिटी है वो एक कंसर्ट करवाए और उसका जो टिकट से रेवेन्यू आया है उसमें से एक्सपेंसेस नेट करके जो पैसे बचे हैं वो अपने चैरिटी का जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है, हेल्थ है या एजुकेशन है, उसके ऊपर वो खर्च करें। तो इसी तरह क्लब्स भी बाज़ कोई इवेंट करवाते हैं, तो उसमें भी वो कोई सरप्लस या जो नेट एक्सपेंडिचर होता है उसको सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है और फिर वो सिंगल लाइन के अंदर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर कोई क्लब या कोई भी एनएफपी कोई इवेंट जो है कंडक्ट करती है, तो फिर वो उसको सेपरेटली उसको कैलकुलेट करते हैं, उसकी नेट अमाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। अगर इनकम होगी तो इनकम के सेक्शन में लिख देंगे, और अगर एक्सपेंडिचर होगा, नेट ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, तो फिर वहाँ हम मेंशन कर देंगे। तो इसकी सिंपल सी वर्किंग बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स इवेंट करवाया तो जो उससे टिकट रेवेन्यू आया उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ प्राइजेस लेस कर दी, अदर जो एक्सपेंसेस थे वो लेस किए, जो मेन सरप्लस आया इसको हम इनकम के अंदर शो कर देंगे। सब्सक्रिप्शन इनकम क्लब्स वगैरह में या और बहुत सी एंटिटीज़ के अंदर बड़ा कॉमन एक फीचर है, जिस तरह से आई कैप है, तो आई कैप भी अपने मेंबर्स से भी सब्सक्रिप्शन लेता है और उसके अलावा अपने स्टूडेंट से भी सब्सक्रिप्शन लेता है। ये उनकी मेन अर्निंग होती है। इसके अलावा भी कुछ अर्निंग्स होती हैं, तो वहाँ से जो इनकम आ रही होती है वो रेलिवेंट जगहों पे खर्च हो रही होती है, लेकिन ओवरऑल जो मेन ऑपरेशन हैं वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू रन किए जा रहे होते हैं। सो मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो हमें डाटा देते हैं प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, कि इतनी सब्सक्रिप्शन अभी रिसीवेबल है, इतनी सब्सक्रिप्शन जो है वो अभी ड्यू हो चुकी है या इन एरियर्स है, और सम टाइम इसमें फिर जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल चुकी होती है वो भी बताई हुई होती है। तो हम एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और जिस तरह से किसी भी इनकम को एक्रूवल और प्रीपेमेंट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम फाइंड करते हैं, उसी तरह इसमें भी फाइंड करते हैं। बैड डेट को भी हम इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। बैड डेट की जो यहाँ पर हम एंट्री पास करते हैं वो बैड डेट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट नहीं करते, बल्कि बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर ही उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का जो टी अकाउंट है वो कुछ ऐसा बनता है कि हम ओपनिंग जो एरियर्स में अमाउंट हो यानी रिसीवेबल, वो एसेट है, वो डेबिट साइड पर शो करते हैं। इसी तरह जो लाइबिलिटी होती है कि एडवांस अगर किसी से लिया हुआ हो तो वो हमारी अनअर्न्ड अमाउंट है, हमारी लाइबिलिटी है, वो क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। फिर इसी तरह से इन दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस भी शो कर देते हैं। कैश जितना रिसीव होता है, बैड डेट अगर हो तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऊपर एंट्री में बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बैड डेट की वजह से क्रेडिट होता है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। टोटल्स करने के बाद हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर जो है वो एज अ बैलेंसिंग फिगर मिल जाती है। सम टाइम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर गिवन होती है तो कैश की फिगर मिल जाती है। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, अ क्लब हैज़ 500 members, annual membership fee are rupees 1000, therefore membership fees for the year should be rupees 500,000. Club subscription records for the year ended 31st December 2013 show the following, के 2012 और 13 का डाटा दिया हुआ है, जिसमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है वो ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग 6,000, और एरियर्स में यानी जो रिसीवेबल है वो 18,000 ओपनिंग एंड 22,000 क्लोजिंग। रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमने कैश रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर वो हमने कैलकुलेट करना है। तो हम एक टी अकाउंट बना लेंगे सब्सक्रिप्शन का। सबसे पहले जो हमें अमाउंट गिवन है वो ये है कि हमारी जो इनकम है वो 500,000 है। उसके बाद हमें ओपनिंग एडवांस दिया हुआ है 10,000, क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है 6,000, ओपनिंग रिसीवेबल 18,000, क्लोजिंग रिसीवेबल 22,000,
और अगर हम टोटल्स लिख लेते हैं तो एज अ बैलेंसिंग फिगर जो कैश हमें रिसीव हुआ होगा वो हमें पता चल जाएगा 492,000। तो इस तरह से हम इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे। At 31st March 2012, a cricket club had membership subscription in arrears amounting to rupees 48,000, यानी ये जो arrears है it means receivable, and had received rupees 12,000 subscription in advance, तो ये liability है क्योंकि ये unearned है। During the year to 31st March, the club received 624,000, including 26 membership for the year to 31st March 2014। नेक्स्ट ईयर के भी कुछ पैसे 1200 के हिसाब से 26 मेंबर से रिसीव कर लिए और 624,000 टोटल रिसीट हुई। और ईयर एंड पर 16 मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी भी 1200 के हिसाब से ईच के हिसाब से पैसे देने हैं। तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमने सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट बनाना है और उससे इनकम फाइंड आउट करनी है। तो सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ओपनिंग रिसीवेबल 48,000 और ओपनिंग जो एडवांस है यानी अनअर्न ये लाइबिलिटी के तौर पर शो करेंगे। इसके बाद हमें यह बताया हुआ है कि टोटल पैसे कितने रिसीव हुए हैं 624,000 और 26 मेंबर्स हैं जिन्होंने 1200 पर एनम के हिसाब से एडवांस पे कर दिया। तो जिन्होंने हमें एडवांस पे कर दिया वो हमारी लाइबिलिटी है, तो इसको हम लाइबिलिटी के कैरी डाउन की जगह पे लिखेंगे 31,200 बन जाएगा। और 16 मेंबर्स हैं 1200 के हिसाब से जिन्होंने अभी तक हमें पैसे देने हैं, तो वो हमारे लिए रिसीवेबल है, वो हमारा क्लोजिंग एसेट बन जाएगा। तो अब हम टोटल्स कर लेते हैं और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें इनकम की अमाउंट पता चल जाएगी, दैट इज 576,000। अब एग्जाम्पल 3 करेंगे जो कि काफ़ी हद तक एग्जाम्पल 2 जैसी है, लेकिन इसमें बैड डेट्स का इम्पैक्ट भी होगा। तो एट 31st March 2012 a cricket club had membership subscription in arrears amounting to rupees 48,000 and had received rupees 12,000 subscription in advance. During the year to 31st March 2013, club received 624,000 including 26 membership for the year to 31st March 2014 at rupees 1200 per annum। और 16 मेंबर्स 1200 के हिसाब से एंड ईयर एंड पर ओ कर रहे हैं यानी रिसीवेबल है। हाफ ऑफ द मेंबर्स हु वर इन एरियर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस पीरियड स्टिल हैड नॉट पेड बाय 31st मार्च, इट वाज डिसाइडेड टू राइट दीज अमाउंट्स ऑफ। तो जो ओपनिंग रिसीवेबल था उसका 50% हमने राइट ऑफ कर देना है, तो सब्सक्रिप्शन इनकम ही कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। तो वंस अगेन वी हैव 48,000 रिसीवेबल एंड 12,000 इन एडवांस, तो इनको हम मेंशन कर लेते हैं। 624,000 हमने रिसीव किया, 26 मेंबर्स ने 1200 के हिसाब से जो है हमें एडवांस पे कर दिया, वो हमारी लाइबिलिटी है। 16 मेंबर्स ने 1200 के हिसाब से अभी भी पैसे देने हैं, वो हमारा एसेट है। और जो ओपनिंग था उसमें से हाफ जो है उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं की और उनको हमने राइट ऑफ करना है। तो 48,000 का हाफ बनेगा 24,000, ये हम बैड डेट के तौर पे राइट ऑफ कर देंगे। टोटल्स करते हैं तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास 600,000 की फिगर आ जाती है जो हमें इनकम के तौर पे रिकग्नाइज करनी चाहिए। अब ये नेट इफेक्ट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जाके 600,000 की इनकम और 24,000 के बैड डेट मिला के 576,000 ही बनेगा, जैसे हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर था। फिर एक इंपॉर्टेंट इशू जो किसी किसी क्वेश्चन में आ जाता है वो है लाइफ मेंबरशिप या ज्वाइनिंग फ़ीस या रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह, ऐसी फ़ीस जो एक बार ली जाती हैं मेंबर से और उसके बाद उनको हमने एक लंबे अरसे तक सर्विसेज देनी होती हैं। जिस तरह प्रोफेशनल बॉडीज़ में स्टूडेंट्स एक बार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके बाद कई साल तक एज अ स्टूडेंट वो सर्विसेज लेते हैं, या जो मेंबर्स रजिस्टर्ड होते हैं तो वो फॉर लाइफ बाज़ फिर सर्विसेज ले रहे होते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ज्वाइनिंग फ़ीस या रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होती हैं वो एक लंबे अरसे तक उसके अगेंस्ट जो है बेनिफिट्स देने होते हैं। तो इसमें डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती हैं। तो एक क्लब की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होनी चाहिए। पॉसिबल अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो एक तो ये है कि जब ये बहुत छोटी अमाउंट्स हों और इतनी मटेरियल ना हो तो तब वो पॉलिसी यूज़ की जाती है। वो ये होता है कि जब ये रिकग्नाइज हो तो हम तभी इसको इनकम बना लें। तो जब रिसीव होती है तो तब बैंक डेबिट और मेंबरशिप फ़ी इनकम क्रेडिट। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंटिंग है, सिंपली इनको इसको इनकम ट्रीट कर लें। दूसरी जो तरफ बेहतर ट्रीटमेंट है और जहाँ पे अमाउंट्स मटेरियल हों तो यूज़ करनी चाहिए, वो ये है कि इसको ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड हमें इनकम बनाना चाहिए। तो जब रिसीट हो तो इसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लें, बैंक डेबिट, डेफर्ड इनकम एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट। और फिर लेट्स से कि 5 ईयर्स का टाइम है तो टोटल अमाउंट को 5 ईयर्स पे डिवाइड करें और हर साल आप एक एंट्री पास करें हर ईयर एंड पर,
जिसमें डेफर्ड इनकम की जो लाइबिलिटी है उसको कम करते जाएं और मेंबरशिप फ़ी को इनकम बनाते जाएं। ये ट्रीटमेंट जो है ये सबसे बेहतर है एज़ पर स्टैंडर्ड्स। लेकिन बहुत सारे क्लब्स और जो चैरिटीज़ वगैरह होती हैं उन पे स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होते, तो दे कैन हैव डिफरेंट पॉलिसीज़। तो एक और जो अल्टरनेटिव पॉलिसी समटाइम यूज़ करते हैं वो है कि जो लाइफ मेंबरशिप फीस वगैरह होती हैं इनको सेपरेट इक्विटी रिजर्व या स्पेशल फंड के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ऑन रिसीट बैंक डेबिट और जो लाइफ मेंबरशिप फंड या इसी तरह का कोई और फंड का नाम रख के उसमें क्रेडिट कर लेते हैं, और फिर ओवर पीरियड और डेथ उस फंड को जो है कम करते जाते हैं और इनकम में रिकग्नाइज करते जाते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। जब किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस मेंबर से रिलेटेड जितनी अमाउंट होती है वो सारी की सारी ट्रांसफ़र हो जाती है, वरना एक जो है एस्टिमेट लगा लिया जाता है कि ऑन एवरेज हम एक मेंबर को 10 ईयर सर्विसेज देते हैं, तो 10 ईयर्स जो है हम उसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं। फिर डोनेशंस जो रिसीव होती हैं, तो रूटीन में अगर कोई डोनेशन रिसीव होती हैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम रिकग्नाइज कर लें जिस पीरियड में वो रिसीव हुई हैं। लेकिन अगर किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए डोनेशन रिसीव हो, जैसे किसी पर्पज़ ने खास तौर पर किसी पर्सन ने खास तौर पर डोनेशन दिया है एक इवेंट करवाने के लिए, तो जब आप वो उसको फिर रिजर्व बना लेंगे और जब तक वो इवेंट नहीं हो जाता तब तक उसको एज अ लाइबिलिटी और एज अ सेपरेट इक्विटी के फंड के तौर पर शो करना चाहिए। तो डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पज अगर हो तो उसे फंड अकाउंट में डालते हैं, तो जो इक्विटी का सेक्शन होता है जहाँ एक्यूमुलेटेड फंड होता है उसके नीचे इसको लिखते हैं। जब वो स्पेशल पर्पज कंप्लीट हो जाता है तो उसको फिर इनकम बना देते हैं। तो इनिशियली बैंक डेबिट एंड जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए अगर आपको पैसे मिले तो फुटबॉल टूर्नामेंट फंड क्रेडिट, जब आप वो टूर्नामेंट कंडक्ट करवा लेंगे तो ये फंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इनकम डोनेशन इनकम क्रेडिट हो जाएगी। स्पेशल फंड्स जो होते हैं, तो जिस तरह से भी हमने डिस्कस किया लाइफ मेंबरशिप का भी स्पेशल फंड हो सकता है या स्पेशल पर्पस डोनेशन हो सकती है, तो इनको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो किया जाता है। ये बाजुकात तो तब राइज होते हैं जब कोई खास कैश किसी स्पेशल पर्पस के लिए रिसीव हो, जैसे स्पेशल डोनेशन, या जब आप किसी खास पर्पस के लिए रिसोर्सेज को सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लब जो है वो अपनी बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो वो बिल्डिंग फंड के नाम से कुछ पैसे हर साल अपने जनरल फंड में से स्पेशल फंड में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, और जब इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि उससे बिल्डिंग वो बना सकें तो फिर वो उसको यूटिलाइज करते हैं। और इसी तरह अगर पॉलिसी हो जैसे लाइफ मेंबरशिप फंड को इक्विटी रिजर्व बनाने की, इसमें डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती हैं कि वो इनकम भी बना सकते हैं, वो उसे लाइबिलिटी बना के ओवर द पीरियड भी रिकग्नाइज कर सकते हैं और इक्विटी रिजर्व भी बना सकते हैं। तो वो भी इन सिचुएशन में स्पेशल फंड राइज होता है जो कि इक्विटी सेक्शन के अंदर ही लिखा जाता है। अब हमारे एग्जाम में दो किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो जो स्मॉल नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ होती हैं वो तो यूजुअली सिंगल एंट्री रिकॉर्ड रखती हैं, उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होते, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमें अप्लाई करने पड़ते हैं कि मिसिंग फिगर्स होंगी वो फाइंड आउट करनी होंगी, कैश का डाटा होगा दूसरा डाटा निकालना पड़ेगा, किसी चीज़ का बैलेंस होगा किसी चीज़ का नहीं होगा, मार्कअप मार्जिन भी समटाइम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यूज़ करने पड़ेंगे। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का जो टॉपिक है उसको जहन में रखते हुए ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर को भी आपने कवर करना है। बट समटाइम्स जो लार्ज या स्टेब्लिश्ड एनएफपीज होती हैं वो उनके पास प्रॉपर डबल एंट्री रिकॉर्ड्स भी होते हैं, तो फिर ये भी पॉसिबल है एग्जाम में कि आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया जाए और आपने उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हो बेस्ड ऑन ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, जैसे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, एक्रूवल प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट है, या इस तरह की और जो ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं, कोई राइट ऑफ करना है तो या कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसका राइट डाउन करना है, तो ये सारी एडजस्टमेंट जैसे एक टिपिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होती हैं वो एक क्लब या एनएफपी के अंदर भी हो सकती हैं। तो दोनों किस्म के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, दोनों के लिए जहनी तौर पर तैयार होना चाहिए। जब डबल एंट्री रिकॉर्ड होता है तो चीज़ें निस्बतन स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं कि चीज़ें क्लियर होती हैं और उन एडजस्टमेंट्स को कवर करना होता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आपको सेकंड इफेक्ट खुद सोचना पड़ता है। सो ये टोटल इश्यूज हैं जिनको जहन में रखेंगे तो हम कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ की अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ में प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है नवाबशहर यूथ मूवमेंट। तो फॉलोइंग वर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द नवाबशहर यूथ मूवमेंट एट 30 अप्रैल 2017। और आगे जाके क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है हमने 2018 के लिए कैलकुलेशन करनी है।
सो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेज अवेलेबल हैं, जिसमें फिक्सचर एंड फिटिंग्स, इन्वेंट्री ऑफ कॉफ़ी बार, लैंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पेबल फॉर ड्रिंक सप्लाइड और कैश एट बैंक का बैलेंस है। उसके बाद अकाउंटेंट ने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना लिया है 30 अप्रैल का, यानी करंट ईयर का, जिसमें हमें रिसीट्स में डोनेशंस, रेंट ऑफ हॉल, मेंबर सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ ब्रोशर, सेल ऑफ डांस टिकट्स, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट वगैरह गिवन है। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सैलरीज एंड वेजेस, और फिर गिफ्ट्स एंड डोनेशन एंड डांस एक्सपेंसेस भी हैं, तो इन दोनों को तो एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। रिफ्रेशमेंट की सप्लाईज भी हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए हैं, और फर्दर इंफॉर्मेशन में वेजेस अनपेड हैं। इन्वेंट्रीज ऑफ ड्रिंक यानी हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। डेप्रिसिएशन के लिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दी हुई है, रेट देने के बजाय तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एसेट में से माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट पेड, फॉर अस दीज आर सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, तो ये हमारी रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन है, ये भी अमाउंट गिवन है। क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2018 एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो आंसर हम बनाएंगे जिसमें हम एंटिटी का नाम मेंशन कर देंगे, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड देन फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2018। अब इसमें हम फिर इनकम मेंशन कर देंगे और फिर एक्सपेंडिचर भी मेंशन कर देंगे थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद। देन हम इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस के तौर पे सरप्लस फाइंड आउट कर लेंगे, और अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें एंटिटी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30th अप्रैल 2018, ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं। अब हम जो है नॉन करंट एसेट्स, अब इसमें क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं लेकिन ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, तो हमें ओपनिंग फिगर भी फाइंड आउट करनी होगी, और 2017 का डाटा भी इस वजह से हम साथ के साथ लिस्ट कर लेंगे ताकि हम उसकी भी कैलकुलेशन कर सकें। सो सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स को लेंगे, उसके बाद हम करंट एसेट्स को ले लेंगे, देन इक्विटी या क्लब फंड आप कह सकते हैं, एंड देन करंट लायबिलिटीज। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जहाँ हमें वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें एक ट्रेडिंग अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि कॉफ़ी बार का जिक्र है क्वेश्चन के अंदर, और अगर किसी और चीज़ की जैसे सब्सक्रिप्शन वगैरह की वर्किंग बनानी पड़ती है तो उसको भी देखेंगे। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हर डाटा को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेज हैं, इसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ के बैलेंस हैं, लेकिन इसमें हमें ओपनिंग फंड की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के। तो फिक्सचर फिटिंग, इन्वेंट्री, लैंड, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये हमारी लाइबिलिटी है, पेबल फॉर ड्रिंक्स एंड कैश एट बैंक। सो हम नॉन करंट एसेट्स में लैंड और फिक्सचर एंड फिटिंग्स मेंशन कर देंगे, और इनकी अमाउंट हमें क्वेश्चन में दी हुई है 51,600 रुपीज़ इन थाउजेंड में, और फिक्सचर एंड फिटिंग की 16,340। फिर इसके बाद हमें इन्वेंट्री और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, और इनकी वैल्यूज़ भी हम नोट कर लेंगे। देन करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं, तो हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन और पेएबल फॉर ड्रिंक्स जो सप्लाई किए गए हैं उसकी वैल्यू एज अ लाइबिलिटी दी हुई है, तो इन वैल्यूज़ को भी हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। नाउ हमारे पास अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाना चाहिए एसेट साइड का, दैट वुड बी 79,866। सेम टोटल हम जो है वो दूसरी साइड पर भी मेंशन करेंगे। और अब अगर हम टोटल लेते हैं अदरवाइज़, तो हमारा जो टोटल है वो होना कितना चाहिए, वो तो होना चाहिए 79,866। तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि हमारा लास्ट ईयर का एक्यूमुलेटेड फंड कितना था आफ्टर द सरप्लस, तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 68,186 रुपीज़ इन थाउजेंड में। ये हम करंट ईयर के
एक्यूमुलेटेड फंड के तौर पर मेंशन कर लेंगे। सो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें वैल्यू मिली जो कि हमने करंट ईयर के अंदर मेंशन कर ली। अब ये जो सारे ओपनिंग बैलेंसेस थे, एक तो इससे हमने ओपनिंग फंड की वैल्यू फाइंड आउट की। अब इनका सेकंड इम्पैक्ट है, तो हमें फिक्सचर एंड फिटिंग और लैंड को अपने जो है करंट ईयर के एसेट्स के तौर पे भी मेंशन करना है, तो ये नॉन करंट एसेट में मेंशन होंगे। तो लैंड की तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, इसलिए इसको हम फाइनल फिगर के तौर पे मेंशन कर देते हैं। जबकि फिक्सचर एंड फिटिंग में क्योंकि डेप्रिसिएशन होती है, तो अभी हम फाइनल फिगर के तौर पे मेंशन नहीं करेंगे। देन हमारे पास जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और पेबल हैं, तो ये तो हमें टी अकाउंट के अंदर मेंशन करने चाहिए। इसी तरह इन्वेंट्री है, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कवर कर लेते हैं। तो पहले इस ट्रेडिंग अकाउंट की वैल्यू को ले लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें सेल्स, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स लेनी होगी, और फिर ओपनिंग इन्वेंट्री, देन देयर वुड बी परचेजेस वैल्यू, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, और फिर हमारे पास प्रॉफिट की फिगर आएगी। सो इसमें से अभी हमें ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4460,000, ये वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव हुई है, इसको भी हम अपनी एक वर्किंग के अंदर लिख लेते हैं, और एक पेबल की वर्किंग भी बना लेते हैं, तो उसके अंदर ये ओपनिंग बैलेंसेस मेंशन कर लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाएंगे, और इसका ओपनिंग एडवांस जो है वो हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड पर हम वैल्यू मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास पेबल्स की वैल्यू है, तो पेबल्स का टी अकाउंट बनाएंगे, और इसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड पर रिफ्लेक्ट होगा, तो वो भी हम शो कर देंगे। देन कैश एट बैंक की वैल्यू है, ये हम अपने करंट एसेट्स के अंदर अभी नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग वैल्यू है, तो इसके अंदर रिसीट एंड पेमेंट को इनकॉर्पोरेट करके फिर हमारे पास फाइनल फिगर आएगी। सो ओपनिंग डाटा कवर करने के बाद अब हम रिसीट्स की तरफ चलते हैं। रिसीट्स में सबसे पहले हमारे पास डोनेशन और रेंट ऑफ हॉल की फिगर है, तो इन्हें हम इनकम के तौर पे मेंशन कर देते हैं। देन हमारे पास मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन की रिसीट्स हैं, इनको हम इसके रेलिवेंट टी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे, ताकि वहाँ से हमारे पास फिर प्रॉपर वैल्यू आ जाए। तो बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। देन सेल ऑफ ब्रोशर है, इसे भी इनकम के तौर पर रिफ्लेक्ट कर देंगे। देन सेल ऑफ डांस टिकट्स है, और इसके रेलिवेंट एक्सपेंसेस भी हैं। तो इन दोनों को नेट करें तो इनकम ही ज़्यादा है, तो इसको भी इनकम के अंदर रिफ्लेक्ट कर देंगे। 2450 की नेट अमाउंट आ जाती है। देन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट है, ये हमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल के तौर पे रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। तो रिसीट्स के बाद हम पेमेंट्स की तरफ आते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस हमें बताया हुआ है, और सैलरीज एंड वेजेस का एक्सपेंस भी बताया हुआ है, और गिफ्ट्स एंड डोनेशन का एक्सपेंस भी बताया हुआ है। तो ये तीन एक्सपेंसेस हैं, लेकिन सैलरीज एंड वेजेस का आगे क्योंकि अक्रूवल भी है, तो सैलरीज एंड वेजेस की फिगर फाइनल के तौर पे मेंशन नहीं करेंगे, और बाकी अमाउंट्स एक्सपेंडिचर के तौर पे मेंशन कर देते हैं।
तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वैल्यू हम लिख देंगे 3218। सैलरीज एंड वेजेस की फिगर हम अभी फाइनल नहीं लिखेंगे, दैट वुड बी 6309, और इसमें बाद में एक्रूवल ऐड होगा। गिफ्ट्स एंड डोनेशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसकी फिगर फाइनल मेंशन कर देते हैं। डांस एक्सपेंसेस को ऑलरेडी हम इनकम के साथ कवर कर चुके हैं। रिफ्रेशमेंट सप्लाईज के लिए जो पेमेंट की हैं ये पेबल के अकाउंट के अंदर कवर की जाएंगी, इसे हम अपने पेबल के टी अकाउंट में ले जाते हैं। यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो रहा है, पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 10,000 के, तो इनको भी हम अपने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जो हमारे पास टोटल रिसीट्स बनती हैं, ये बैंक अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए करंट एसेट्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टोटल रिसीट्स बनती हैं वो हैं 45440। तो ये रिसीट्स बैंक के ओपनिंग बैलेंस के अंदर ऐड कर देंगे। और पेमेंट्स का टोटल बनता है इसी तरीके से 40492,000। तो ये जो हमारे पास बैलेंस है इसमें से लेस कर देंगे। अल्टरनेटिवली आप इसका टी अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अब हमारे पास करंट ईयर का बैलेंस इसका आ जाता है 12414,000। नेक्स्ट हमें अब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इन्फॉर्मेशन के टू इम्पैक्ट्स को कंसीडर करना है। वेजेस हैं 556,000 की, तो इनको हमें एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड करना है, और क्योंकि अनपेड हैं तो एक्रूवल में भी रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इन्वेंट्रीज की है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, तो ये हमारा नॉन करंट एसेट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन को हमें एक्सपेंस के तौर पे भी रिकॉर्ड करना है, और अपने एसेट्स में से भी लेस करना है। लास्ट इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट पेड की है, यानी ये हमारे लिए सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, तो इसको हमें अपने करंट एसेट्स के अंदर भी शो करना है। और सब्सक्रिप्शन के टी अकाउंट के अंदर भी इसका इफेक्ट लेना है, क्योंकि रिसीवेबल है तो इसका कैरी डाउन एसेट के तौर पे रिफ्लेक्ट होगा 19। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स जो थी और डाटा था उसको हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो हम अपने टोटल्स और कंप्लीशन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को अगर हम देखते हैं तो उसके लिए हमें पेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो टोटल 19415, क्योंकि कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है पेबल्स का, सेम टोटल दूसरी साइड पर लिखेंगे, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें परचेजेस की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 12635,000। ये परचेजेस की वैल्यू जो वर्किंग 3 से हमें मिली, ये हम वर्किंग 1 में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, और इस वैल्यू के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कैलकुलेट हो जाएगी, और सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स के डिफरेंस के तौर पर हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू भी आ जाएगी 7315। इसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर मेंशन कर देना चाहिए।
नेक्स्ट वर्किंग 1 हमारी कंक्लूड हो गई, तो वर्किंग 2 की तरफ चलते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का टोटल करते हैं, तो दैट इज़ 30800। दूसरी साइड पर भी हम सेम टोटल मेंशन कर लेते हैं, तो ये हमें अमाउंट पता चली जो हमारी इनकम बननी चाहिए। सो 30,800 की अमाउंट हमारी इनकम बनेगी। इसको भी हम इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। वर्किंग 3 को ऑलरेडी हम कंक्लूड कर चुके हैं, तो अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं और अपनी इनकम्स का टोटल कर लेते हैं। सेम वे में हम अपने एक्सपेंडिचर्स का टोटल भी कर लेंगे, और क्योंकि इनकम ज़्यादा हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सरप्लस की होगी, और इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस 48405 माइनस 22583 हमारे पास टोटल आ जाएगा ऑफ सरप्लस, दैट इज़ 25822। ये सरप्लस हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एक्यूमुलेटेड फंड्स के अंदर ऐड कर देना है। और अब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के टोटल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स को टोटल कर लेंगे, दैट इज़ 66040। करंट एसेट्स को टोटल कर लेते हैं, दैट इज़ 28524। और अब टोटल एसेट्स जो कि नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स का टोटल है, दैट वुड बी 94,564,000। सेकेंड साइड की तरफ आते हैं और क्लब के जो फंड्स हैं उनका टोटल करेंगे, दैट वुड बी 94,008। अब करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास एक ही जो है लाइबिलिटी है इस वक्त, तो उसका टोटल हमारे पास बनेगा 556। और फंड का टोटल सरप्लस के साथ और करंट लाइबिलिटीज़ को कंबाइन करके टोटल लेंगे, तो वी गेट द आंसर 94564, जो कि मैच कर रहा है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 12 कवर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसीडर्ड एज अ नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑब्वियसली वर्ड चैरिटी का मतलब ही नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो हमारा ऑप्शन ए होगा। कॉरपोरेशंस जो हैं ये मोस्टली जो गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन होती हैं, समटाइम्स उनका मकसद तो नॉन प्रॉफिट होता है, लेकिन अदरवाइज कॉरपोरेशंस मींस कंपनीज, और कंपनीज मोस्टली फॉर प्रॉफिट होती हैं। ऑडिट फर्म्स भी अपने जो पार्टनर्स होते हैं उनके लिए प्रॉफिट ही अर्न करना चाहती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी मोस्टली जो अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर होंगी वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती हैं। तो मोस्ट सूटेबल आंसर जो है वो ऑप्शन ए हमारे पास बनता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2, एक्सपेंडिचर्स ग्रेटर देन इनकम ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू अ। तो जब हमारे एक्सपेंडिचर्स इनकम से ज्यादा होते हैं तो उसको हम कहते हैं डेफिसिट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एन एडवांस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अ मेंबर ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड एज अ। तो एडवांस जो सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते हैं वो हमारे लिए अनअर्नड इनकम होती है, यानी उसमें इनकम तो बन जाना होता है लेकिन वो अभी एडवांस में है, तो अभी अनअर्नड है, तो उसको हम लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 4 है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेस्ड ऑन। तो इन कैश अकाउंटिंग, एक्रूवल अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफरेंट ऑप्शन है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रॉफिट और लॉस की तरह एक्रूवल अकाउंटिंग पर बेस कर रहा होता है। कैश अकाउंटिंग जो है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में फॉलो होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्रूवल अकाउंटिंग ही फॉलो होगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 है लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज। जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती हैं इनकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की जा सकती हैं। 3 पॉलिसीज़ हैं, एक तो इनको फॉरेन रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, दूसरा इन्हें लॉन्ग टर्म में लाइबिलिटीज़ के तौर पे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, और इक्विटी रिजर्व के तौर पे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये कैपिटल रिसीट्स भी कंसीडर होती हैं और बाज़ात रेवेन्यू रिसीट्स भी कंसीडर होती हैं, लेकिन अगर हम इसका प्रॉपर अकाउंटिंग देखें तो इट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स। When cash is received for life membership, which one of the following double entries is passed? तो कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल इटसेल्फ तो अकाउंट ही नहीं होता,
और कैश क्रेडिट होना तो वैसे ही एक इनकरेक्ट एंट्री होगी, क्योंकि जब आपको कैश रिसीव हो रहा है तो कैश डेबिट होना है। तो डी ऑप्शन वाहिद बच जाता है, और कैश डेबिट एंड लाइफ मेंबरशिप फंड क्रेडिट वन ऑफ द पॉलिसीज है कि जब आपको कैश रिसीव होता है तो आप कैश डेबिट करते हैं, और लाइफ मेंबरशिप फी को फॉरेन इनकम भी बनाया जा सकता है, इसे डेफर्ड इनकम भी बनाया जा सकता है, और लाइफ मेंबरशिप फंड भी बनाया जा सकता है। तो डी इज वन ऑफ द पॉसिबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। सो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। Question 7 है XYZ Club has a bar that maintains a separate trading account for its trading activities. Which of the following is the treatment of profit or loss on bar trading activities? तो इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि जब कोई हमने बार ट्रेडिंग की हो, या कॉफ़ी शॉप हो, या कैंटीन हो, तो उसकी सेपरेट एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, और उसका जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट आंसर है उसमें वो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखा हुआ है, इसलिए गलत है। इनकम स्टेटमेंट नहीं बनती नॉट फॉर प्रॉफिट में, और एक्यूमुलेटेड फंड में इसको डायरेक्टली ऐड नहीं किया जाता। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब वैसे तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो ये तो प्रॉफिट ओरिएंटेड के लिए यूज होती है। सेम इक्वेशन है, जस्ट उसमें कैपिटल की जगह एक्यूमुलेटेड फंड आ जाएगा। तो accumulated fund plus liabilities would be equal to assets, so option C is correct। 9th है हमारे पास क्वेश्चन कि सब्सक्रिप्शन अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, के ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो वो हमारा रिसीवेबल बन जाता है, और रिसीवेबल हमारा एसेट ट्रीट होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 10 है अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव ₹100,000 as the entrance fee of a new member if 20% of the fee has to be capitalized. तो what is the amount of fee needs to be shown in the income and expenditure account? 20% अगर आप कैपिटलाइज कर रहे हैं तो बाकी 80% को आप इनकम बना रहे होंगे, तो 100,000 का 80% वुड बी 80,000, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 11 है कि ₹1 million रिसीव्ड एज द एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। Out of this, ₹200,000 is pertaining to the previous accounting period, whereas ₹100,000 receivable at the end of the current accounting period. Calculate the amount of subscription that will be shown in the income and expenditure account. तो वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है उसको माइनस कर देना चाहिए, करंट ईयर वाली अमाउंट को ऐड कर देना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट को यूज़ ना करना चाहें और प्रॉपर्टी अकाउंट बनाना चाहें तो सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाकर हम लिख लेते हैं कि जी 1 मिलियन हमें रिसीव हुआ, 200,000 जो है वो प्रीवियस पीरियड से रिलेट करता था, यानी हमारा ये ओपनिंग रिसीवेबल है, और 100,000 अभी भी रिसीवेबल है, दैट इज क्लोजिंग रिसीवेबल। तो हम टोटल्स कर लेते हैं, और एज अ बैलेंसिंग फिगर वो अमाउंट आ जाएगी जो हमें इनकम के तौर पर रिकग्नाइज करनी चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो क्या करता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सारी इनकम्स को प्रेजेंट करते हैं, उसमें फिर एक्सपेंडिचर्स को प्रेजेंट करते हैं, और इनकम और एक्सपेंडिचर की डिफरेंस को फिर एज अ सरप्लस और डेफिसिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो कैश अवेलेबल या क्लोजिंग कैपिटल या कैश अवेलेबल इन द बैंक अकाउंट को ये रिप्रेजेंट नहीं करता। कैश अवेलेबल तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होता है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, दैट इज सरप्लस और डेफिसिट फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस के तौर पर कैलकुलेट होता है। So that's all for today. Have a good day.